13वां है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन की दुरुस्त मिसाल कौन सी है? एलिट्रेशन से मुराद होती है रिपीटेशन ऑफ साउंड्स, यानी किसी भी जुमले का जो अल्फाज होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनके पहले पहले जो अल्फाज अगर एक जैसे हों तो उसको हम रिपीटेशन कहते हैं, जो कि हमारे ऑप्शन ए में है शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, वो दरिया के किनारे, समुंदर के किनारे पर सी शेल्स बेचती है। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि हर लफ्ज़ से पहले एस एस आ रहा है, एस 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 एस, तो ये एलिट्रेशन है, बाकियों में नहीं आ रहा, बाकी एलिट्रेशन नहीं है। 14वां है विच कंजंक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कौन सा कंजंक्शन इस्तेमाल होता है? कंजंक्शन से मुराद ऐसा वर्ड होता है कि जो दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को या दो नाउन्स को आपस में मिलाता है। ऑफ इस्तेमाल होता है, बट होता है, बिकॉज होता है या और होता है। तो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में चूंकि एक हमारे पास क्लॉज इंडिपेंडेंट होती है और दूसरी डिपेंडेंट होती है, तो इसलिए उनका ताल्लुक वाजे करने के लिए आमतौर पर बिकॉज कंजंक्शन इस्तेमाल होता है। When a writer provides clear and direct information, जब भी राइटर वाज़े इन्फॉर्मेशन देता है, उसमें कोई चीज़ छुपाता नहीं है, कोई अबहाम नहीं रहता, तो इट इज़ कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? अभी हमने डिस्कस की कि उसको एक्सप्लिसिट मीनिंग कहते हैं, यानी वाज़े पैगाम, वाज़े मैसेज। इम्प्लिसिट में वो वाज़े तौर पर पैगाम नहीं देता। ऑप्शन सी हमारे पास हिडन मीनिंग। हिडन मीनिंग और इम्प्लिसिट मीनिंग तकरीबन सेम सेम है, और फिगरेटिव मीनिंग कोई लफ्ज़ी नहीं होता। 16वां है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोसेसिव नाउन। पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन कौन सा होता है? पोसेसिव प्रोनाउन ऐसा होता है कि जो किसी की मिल्कियत को शो करता है, यानी जैसे ये चीज़ मेरी है, तो ये जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, मेरी, ये चीज़ तुम्हारी है, तुम्हारी, ये अल्फाज हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। बाय या माइन। अब यहाँ पर बाय भी, ये तो प्रपोजिशन है, ये प्रोनाउन है ही नहीं। बाय बी यू वाई, बाय का मतलब होता है ख़रीदना, ये वर्ब है। बी वाई ई, बाय का मतलब होता है किसी को खुदा हाफिज़ कहना, ये भी प्रोनाउन नहीं है। जबकि एम आई एन ई, माइन, माई के मानों में इस्तेमाल होता है, यानी आपकी मलकियत में है कोई चीज़, तो ये दुरुस्त ऑप्शन है पोसेसिव प्रोनाउन, यानी दिस पेंसिल बिलोंग्स टू माइन, ये पेंसिल मेरी है, ये मेरी मलकियत है। 17वां है डैश रीजनल फेस्टिवल्स पीपल लव टू सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल्स। रीजनल फेस्टिवल्स और रिलीजियस फेस्टिवल्स, ये दो अलग अलग किस्म के फेस्टिवल्स आए हैं, तो लोग जो है उनको सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। चूज़ द करेक्ट कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन ऐसे प्रपोजिशन होती है कि जो एक से ज़्यादा अल्फाज मिलकर प्रपोजिशन बनाते हैं। जैसे हमारे पास मिसालें हैं, एज ऑफ दो अल्फाज मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ दो अल्फाज मिल रहे हैं, बट फॉर दो अल्फाज मिल रहे हैं, अपार्ट फ्राम दो अल्फाज मिल रहे हैं। तो हमने देखना है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें इनमें से इस्तेमाल होगी। तो रीजनल फेस्टिवल्स और रिलीजियस फेस्टिवल्स दोनों इस्तेमाल हुए हैं। अब हमने देखना है कि एज ऑफ, बिकॉज ऑफ, बट फॉर, ये तीनों यहाँ पर फिट नहीं आते। चौथा अपार्ट फ्राम, ये यहाँ पर दुरुस्त है। अपार्ट फ्राम रीजनल फेस्टिवल्स, रीजनल यानी इलाकाई त्योहारों के अलावा या इलाकाई त्योहारों के साथ साथ लोग मजहबी त्योहारों को भी सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। 18वां है श्योरली यू रिमेंबर समवन। यहाँ पर समवन के बारे में हमने बताना है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन प्रोनाउन, के समवन कौन सा प्रोनाउन है, पोसेसिव है, रिलेटिव है, इनडेफिनेट है या नन है। पोसेसिव की हमने बात की अभी कि जो मलकियत को शो करता है, माइन हो सकता है, इसकी हमने मिसाल पढ़ी। रिलेटिव भी एक प्रोनाउन है। ये समवन जो है वो चूँकि यहाँ पर किसी बंदे के बारे में बताया नहीं गया है, ये कोई भी हो सकता है, समवन कोई बंदा भी हो सकता है, तो इसलिए जब कोई चीज़ वाज़े ना हो तो हम उसको कहते हैं कि ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। 19वां है इफ़ आई फेल टू सिक्योर दिस जॉब, अगर मैं ये नौकरी हासिल करने में नाकाम हो गया, आई विल लॉन्च माई स्टार्टअप, तो मैं फिर अपना स्टार्टअप, अपना कोई कारोबार शुरू करूँगा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप, आपने सेंटेंस टाइप बतानी है। जैसे पहले बात हुई कि सेंटेंस बहुत सी किस्मों के होते हैं। एक है सिंपल, ऐसा सेंटेंस के जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास हो। कंपाउंड, ऐसा सेंटेंस के जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास हो। कम्प्लेक्स, ऐसा सेंटेंस के जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास हो। या कम्प्लेक्स कंपाउंड भी एक चौथी किस्म होती है। तो हम देख रहे हैं कि इफ़ आई फेल टू सिक्योर दिस जॉब, ये इंडिपेंडेंट क्लास नहीं है बल्कि डिपेंडेंट है, और आई विल लॉन्च माई ओन स्टार्टअप, ये इंडिपेंडेंट है। तो ऐसा सेंटेंस के जो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट पर मुश्तमिल है वो कम्प्लेक्स कहलाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 20वां है वी हैव इनफ टाइम डैश टू रीच द स्टेडियम, हमारे पास स्टेडियम तक पहुंचने के लिए काफ़ी वक्त है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज,
हमारे पास फ्रेज है अंडरलाइन टू रीच द स्टेडियम। हमने बताना है कि ये कौन सा फ्रेज है। एडवर्ब है, बिल्कुल नहीं, ये एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव फ्रेज भी नहीं है क्योंकि ये एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। इन्फिनिटिव फ्रेज है हमारे पास ये, क्योंकि ये एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब नहीं है, नाउन फ्रेज भी नहीं है, तो ये हमारे पास इन्फिनिटिव फ्रेज है। बस महज एक फ्रेज है कि जो एक्स्ट्रा मालूमात दे रहा है। 21वां सवाल है, पिक द सेंटेंस विद करेक्ट वर्ड ऑर्डर। आपने दुरुस्त वर्ड ऑर्डर के मुताबिक जुमले को बताना है। आई नीड दैट स्मॉल स्क्वेयर न्यू ब्लू बैग, आई नीड दैट स्मॉल स्क्वेयर न्यू ब्लू बैग, आई नीड दैट स्मॉल न्यू स्क्वेयर ब्लू बैग। ये वाला ऑप्शन दुरुस्त है कि जिसमें जो हमारे पास बैग को बयान करने वाले सेंटेंस जो उसकी खुसूसियात हैं, एडजेक्टिव्स हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त ऑर्डर में इस्तेमाल हुए हैं। तो 21 का ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। 22वां है, आई हैव फेड एवरी स्पीशीज़ ग्रेटर दैन यू। मैंने आपसे बड़ी हर एक स्पीशीज़ या हर नस्ल को खिलाया है, पिलाया है। तो एवरी के बारे में बताना है कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है, प्रॉपर है, इंडेफिनिट है या डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो इसका दुरुस्त जवाब है डिस्क्रिप्टिव, कि ये डिस्क्राइब कर रहा है स्पीशीज़ को। प्रॉपर एडजेक्टिव वो वाले होते हैं कि जो किसी चीज़ को ख़ास बना देते हैं, जैसे पाकिस्तानीज़, इंडियंस, मलेशियंस, ये प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। इनडेफिनिट वो वाले होते हैं कि जिसमें कोई भी चीज़ बताई नहीं जाती, जैसे समवन हो गया उसकी मिसाल के तौर पर। डिस्ट्रीब्यूटिव वो होते हैं कि जो किसी ख़ास चीज़ को जो है वो शो करते हैं। 23वां है, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स ये एक मुहावरा है, मूसलाधार, बहुत तेज़ को कहते हैं। तो मूसलाधार यानी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड। हमने बताना है कि ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुई है, कैट्स एंड डॉग। तो ये सिमिली यानी तशबीह इस्तेमाल नहीं हुई है, बल्कि मेटाफोर यानी ये इस्तिहारा इस्तेमाल हुआ है, कैट्स एंड डॉग्स। पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी बेजान चीज़ के साथ वो वाली खुसूसियात मुंसलिक करना कि जो जानदार चीज़ों की पाई जाती हैं। जैसे हम कहें कि हवा शोर कर रही है, हालांकि हवा शोर नहीं करती बल्कि बच्चे शोर करते हैं। बच्चे जानदार होते हैं, एनिमेट चीज़ें होती हैं, तो हमने इन एनिमेट चीज़ को ये चीज़ दे दी तो इसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं। एंटीथीसिस का मतलब होता है सनत तजाद, यानी दो ऐसे अल्फाज को इकट्ठे लेकर आना कि जो आपस में मुतजाद हों, एंटी हों, मुखालिफ हों, एंटोनिम्स हों। जैसे रिच एंड पुअर ऑल वर इन्वाइटेड इन द प्रोग्राम। तो यहाँ रिच और पुअर चूँकि इस्तेमाल हुए तो इसको कहते हैं एंटीथीसिस। 24वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ अ सॉफ्ट जी साउंड। मंदरजा झैल 4 अल्फाज जी से स्टार्ट होते हैं। आपने बताना है कि इसमें सॉफ्ट जी की साउंड कौन सा देता है। पहला लफ्ज़ देखें, जाइंट है, गोट है, गिफ्ट है, गेम है। तो देखें जाइंट में जी की आवाज़ जीम है, गोट में गाफ है, गिफ्ट में गाफ है, गेम में गाफ है। तो गाफ वाले जो हैं वो सॉफ्ट साउंड नहीं होती बल्कि हार्ड साउंड होती है, जबकि जॉइंट में जी की आवाज़ सिंपल है, सॉफ्ट है, इसलिए जॉइंट इज़ दुरुस्त ऑप्शन। अच्छा, इसका सॉफ्ट साउंड का फार्मूला ये होता है कि जी के बाद अगर आई, ई या वाई आ जाए तो वो आमतौर पर सॉफ्ट आवाज़ होती है, सॉफ्ट साउंड होती है। 25वां सवाल है, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ लिसन। लिसन यानी सुनना का अपोजिट क्या होता है? इग्नोर करना, ऑब्जर्व करना, हेयर या फॉलो। तो ऑप्शन ए इग्नोर करना दुरुस्त है, यानी लिसन का मतलब है गौर से सुनना और इग्नोर का मतलब है बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देना। 25वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर की कौन सी मिसाल है? जेंडर की भी बहुत सी किस्में हैं। एक होता है मैस्कुलिन के जो नर चीज़ों को, मेल चीज़ों को शो करते हैं। एक होता है फेमिनिन जो मादा चीज़ों को या फीमेल को शो करते हैं। एक होता है कॉमन जेंडर के जो दोनों को शो करता है, और एक वो होता है न्यूट्रल जेंडर जो आमतौर पर बेजान चीज़ों को शो करता है, यानी उनकी जो है वो उनके बारे में बताना कि ये फीमेल हैं या मेल हैं ये पॉसिबल नहीं होता, इसलिए जो बेजान चीज़ें हैं उनको हम न्यूट्रल जेंडर कह देते हैं। बॉय ये मैस्कुलिन है, चेयर ये न्यूट्रल जेंडर है, काउ ये मैस्कुलिन है, क्वीन भी मैस्कुलिन है। तो ऑप्शन बी दुरुस्त है, चेयर इज़ द न्यूट्रल जेंडर। सही। 27वां है, शी डैश टीवी राइट नाउ। वो अभी टीवी क्या कर रही है? देखती है या देख रही है या देख चुकी है। तो चूँकि राइट नाउ हमें बता रहा है कि वो अभी भी ये काम कर रही है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट के शी इज़ वाचिंग टीवी राइट नाउ। वो अभी भी इस वक्त भी टीवी देख रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। 28वां है, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। खूबसूरती को किसी भी हुस्न को जेवरात की ज़रूरत नहीं होती। तो ब्यूटी ये कौन सा नाउन है?
कलेक्टिव नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कंक्रीट नाउन है, काउंटेबल नाउन है। कलेक्टिव नाउन वो होता है कि जो किसी एक पूरी ग्रुप को, पूरी क्लास को शो करता है, जैसे टीम, आर्मी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो वाला होता है कि जो सिर्फ सोचा जा सकता है, यानी जिसकी कोई फिजिकल शेप ना हो। जैसे हमारे पास ये इस्तेमाल हुआ है ब्यूटी है, ब्रेवरी है, सैडनेस है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ब्यूटी। तीसरा है कंक्रीट नाउन की जिसकी कोई ना कोई फिजिकल शक्ल हो, जैसे चेयर, पेंसिल, डेस्क वगैरह। और चौथा है काउंटेबल, वो वाले नाउन के जो गिने जा सकें। तो यहाँ पर ब्यूटी इज़ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। 29वां है सारा इज़ डैश ऑनेस्ट गर्ल। सारा एक ईमानदार लड़की है। चूज़ द अप्रोप्रिएट आर्टिकल, दुरुस्त आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। एट तो आर्टिकल है ही नहीं, नो आर्टिकल, ए या एन, कौन सा आर्टिकल? जाहिर है अब आर्टिकल दो ही बचते हैं, ए और एन। अब यहाँ पर एन दुरुस्त ऑप्शन है। हालांकि हमें तो ये बताया जाता है कि वो वाले अल्फाज के जो वावल से शुरू हों तो उनसे पहले एन लगता है, और जो कंसोनेंट से शुरू हों उनसे पहले ए लगता है। लेकिन यहाँ तो एच कंसोनेंट है, फिर भी एन लग रहा है। उसकी वजह यह है कि हमने वावल या कंसोनेंट को नहीं देखना होता, हमने वावल साउंड्स को देखना होता है कि वो वाले अल्फाज के जो वावल साउंड से शुरू होते हैं उनसे पहले एन लगता है। तो ऑनेस्ट में एच की आवाज़ है ही नहीं, अलिफ की आवाज़ आ रही है ऑनेस्ट, तो इसलिए एन लगेगा। 30 है लिसन बॉयज़, बच्चों गौर से सुनो। ये किस तरह का जुमला है? तो ये बात याद रहे कि बॉयज़ के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा हुआ ज़रूर है, लेकिन चूंकि हमने जुमले को देखना है कि जुमला किस किस्म का है। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होता है जो किसी को दरख्वास्त करता है या किसी को कोई हुक्म देता है। तो अब देख रहे हैं कि हम यहाँ पर लिसन बॉयज़, यहाँ पर बच्चों को कोई हुक्म दिया जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है कि बच्चों बात गौर से सुनो। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अच्छा, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, व्हाट इज़ योर नेम। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जो कोई सरप्राइजिंगली चीज़ को देखकर बंदे के दिल से, बंदे के अंदर से जो फीलिंग्स आती हैं, वाओ व्हाट अ शॉट। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होता है कि जिसमें किसी भी तरह की चीज़ कोई बयान की जाती है, दिस इज़ अ गुड बॉय। 31वां है फाइंड द वर्ड विद इनिशियल कंसोनेंट क्लस्टर। इनिशियल कंसोनेंट क्लस्टर वाले वर्ड को हमने लिखना है। कंसोनेंट वो वाले अल्फाज होते हैं कि जो ए, आई, ओ, यू के अलावा 21 अल्फाज होते हैं। क्लस्टर से मुराद दो या दो से ज़ायद जो अल्फाज मिलकर जो ग्रुप बनाते हैं उसको हम क्लस्टर कहते हैं। तो हमने ये बताना है कि इनिशियल क्लस्टर कंसोनेंट क्लस्टर कौन सा है। सक्सेसफुल में हम देख रहे हैं कि एस और यू अब वावल है तो ये नहीं हो सकता। ग्लोब जी एल, अब ये दोनों कंसोनेंट साउंड हैं तो ये दुरुस्त ऑप्शन है। जी एल, जी भी नहीं है वावल, एल भी नहीं है, दोनों कंसोनेंट हैं, ये दुरुस्त जवाब है। अब एटीट्यूड में ए वावल है, राउंड आर ओ, आर के फ़ौरन बाद आ रहा है वावल, तो ऑप्शन बी इज़ द दुरुस्त ऑप्शन के ग्लोब इज़ द इनिशियल कंसोनेंट क्लस्टर वर्ड। 32वां है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन वो वाले होते हैं कि जिसमें दो से एक से जायद, यानी दो या दो से जायद नाउन मिलकर कोई एक नाउन का माना देते हैं। जैसे ब्राइट फ्यूचर, अब देख रहे हैं कि जो ब्राइट है वो तो एडजेक्टिव है। रनिंग फास्ट, रनिंग भी जो है वो रनिंग फास्ट, तेज़ भागना, ये भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। वर्ब भी होता है। स्पीकिंग लाउडली, ये भी नहीं है। अब टूथ पेस्ट, आप देख रहे हैं कि टूथ और पेस्ट दोनों अलग अलग थे, हमने दोनों को मिलाकर एक नाउन बना दिया तो ये कंपाउंड नाउन बन गया, ये दुरुस्त ऑप्शन है। 33वां विच ऑफ दीज इज अ कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन कौन सा होता है? कंक्रीट नाउन वो वाला होता है कि जिसकी फिजिकल शेप होती है, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है। जॉय, खुशी, ये भी नहीं है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सैडनेस, गमी, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टेबल एक ऐसा है इन चारों में से कि जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है, इसलिए ये कंक्रीट नाउन है। 34वां है वी शुड ऑलवेज ट्रीट अदर्स विद काइंडनेस एंड डिग्निटी। हमें दूसरों के साथ रहमदिली वाला और मोहब्बत वाला और वकार वाला रवैया अख्तियार करना चाहिए हमेशा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। अंडरलाइन वर्ड्स यानी काइंडनेस और डिग्निटी, ये किस किस्म के जो अल्फाज हैं, नाउन्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब हैं, प्रोनाउन हैं। तो काइंडनेस और डिग्निटी दोनों यहाँ पर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। 35वां है आइडेंटिफाई द रेगुलर वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 4 ऑप्शन है, इनमें से हमने बताना है कि रेगुलर वर्ब कौन से हैं। वर्ब की 2 किस्में हैं, एक है रेगुलर और एक है इरेगुलर। रेगुलर वर्ब वो होते हैं कि जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें डी या ईडी का इजाफा करना पड़ता है, जबकि इरेगुलर वो होते हैं कि जिनकी तीनों फॉर्में मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये ऑप्शन है जंप, तो जंप की दूसरी और तीसरी फॉर्म है जंप्ड, जंप्ड, ईडी लगाया जाता है, तो ये रेगुलर वर्ब होगी। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, इरेगुलर। स्विम, स्वैम, स्वम, इरेगुलर। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये भी इरेगुलर है। 36वां है द बर्गलर
बर्गलर कहते हैं चोर को या डाकू को। आफ्टर सर्चिंग द एंटायर हाउस, सारे घर की तलाशी लेने के बाद, फाउंड द लॉकर एंड ओपन इट, उसने लॉकर को पा लिया, लॉकर उससे मिल गया और उसने उसको खोल लिया। एंड ये किस किस्म का लफ्ज़ है? कंजंक्शन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या इंटरजेक्शन है? तो ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन वो वाला लफ्ज़ होता है कि जो दो फ्रेजेस या दो सेंटेंसेस या दो नाउन्स वगैरह को आपस में जोड़ने का काम देता है। 37वां है दिस इज डैश हाउस शी वाज रेफरिंग टू, यही वो घर है कि जिसके बारे में वो बात कर रही थी। चूज द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल हमने लगाना है एट, तो आर्टिकल है ही नहीं, दी और एन रह गए हैं और नो आर्टिकल, तो यहाँ पर दी लगेगा। दिस इज द हाउस, ये वही घर है कि शी वाज रेफरिंग टू, कि जिसके बारे में वो बात कर रही थी, जिसका वो रेफरेंस दे रही थी। तो दी जो है वो पहाड़ों के नामों से पहले, मुकद्दस किताबों के नामों से पहले, अखबारों वगैरह के नामों से पहले आमतौर पर लगाया जाता है। तो और ख़ास तौर पर जिस चीज़ का पहले से तज़किरा चल रहा हो तो उससे पहले भी लगाया जाता है। यानी ये दिस इज़ द हाउस, ये वो ख़ास घर है जिसके बारे में वो बात कर रही थी। 38वां है दीज स्कल्पचर्स आर मेड ऑफ मार्बल्स एंड लाइमस्टोन, ये वाले जो मुजस्मे हैं, स्कल्पचर्स हैं, ये मार्बल से और चूने के पत्थर से बनाए गए हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड, स्कल्पचर के बारे में बताना है कि ये प्रोनाउन है, नाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। तो स्कल्पचर चूँकि मुजस्मा है, किसी चीज़ का नाम है, तो ये नाउन हो जाएगा। 39वां है वी कंटिन्यूड वर्किंग ऑन द असाइनमेंट लास्ट नाइट, हमने काम जारी रखा लास्ट नाइट असाइनमेंट के ऊपर। तो यहाँ वर्किंग किसके तौर पर इस्तेमाल हुआ है? फ्रेज़ है, फ्रेज़ तो है ही नहीं क्योंकि फ्रेज़ के लिए दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का आना ज़रूरी है, वर्किंग एक ही लफ्ज़ है। जेरेंड है, क्लॉज है या एडवर्ब है, तो ये यहाँ पर जेरेंड के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। जेरेंड उस नाउन को कहते हैं कि जो नाउन ऐसे वर्ब को कहते हैं, जेरेंड ऐसे वर्ब को कहते हैं जो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ। तो वर्किंग यहाँ पर खुद ये वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग ये खुद वर्ब है, लेकिन यहाँ पर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो ऑप्शन बी जेरेंड दुरुस्त है। 40वां है द प्लेन डिपार्टेड बिफोर द पैसेंजर अराइव्ड, मुसाफिरों के आने से पहले प्लेन उड़ चुका था या एयरपोर्ट छोड़ चुका था। चूज़ द करेक्ट वर्ब, हमने दुरुस्त वर्ब का इस्तेमाल करना है। द प्लेन हैज़ डिपार्टेड, द प्लेन इज़ डिपार्टेड, द प्लेन हैड डिपार्टेड या प्लेन वाज डिपार्टेड। ये बात याद रहे कि अगर जो दूसरे वाला पोर्शन है पास्ट परफेक्ट टेंस में, वो अगर दूसरे वाला पोर्शन पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो पहले वाला जो होता है उसमें हम हैड लगाते हैं। तो चूँकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है तो द प्लेन हैड डिपार्टेड बिफोर द पैसेंजर्स अराइव्ड।